नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है और उसके पैरामीटर्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चल रहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेमेस्टर नंबर 3 के सब्जेक्ट एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड 3130907 है, तो उसके सिलेबस के अनुसार चल रही है। तो अगर आप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो और आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में जानना चाहते तो ये सीरीज भी आपके लिए उपयोगी साबित रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। जैसा कि मैंने बताया, आज के लेक्चर्स में हम द आइडियल ऑप एम्प के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, आप सर्किट ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिएगा जिनसे आपको सर्किट याद रह जाए। ये तो हो गया हमारा V2 टर्मिनल, ये हो गया हमारा V1 टर्मिनल, ये हो गया हमारा इनपुट रेजिस्टेंस RI। यहाँ पे हम आउटपुट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस R0। यहाँ से हम आउटपुट लेंगे V0 विच इज इक्वल टू द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन एंड डिफरेंशियल वोल्टेज VD। यहाँ से हम हमारा इनपुट करंट और यहाँ से हमारा इनपुट करंट 1 और यहाँ से इनपुट करंट 2, अगर दोनों के बीच के वोल्टेज डिफरेंस की बात करें तो वो हम किससे डिफाइन करेंगे? डिफरेंशियल वोल्टेज VD। और आइडियली बात करें तो आइडियली ये क्या होता है? 0 डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। ये हमारा हो गया इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये हो गया हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो जनरली क्या होना चाहिए? R0 इज इक्वल टू 0 और Rin क्या होना चाहिए? R1 या Rin जनरली इनफाइनाइट। तो दोस्तों, ये तो सर्किट हो गई इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर हम सर्किट की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 टर्मिनल हैं। फर्स्ट टर्मिनल V1 है जहाँ पे हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट देंगे, V2 टर्मिनल जहाँ पे हम इन्वर्टिंग इनपुट देंगे। आउटपुट हमारा कहाँ पे होगा? V0, वो इक्वल टू द वोल्टेज डिफरेंशियल गेन इनटू डिफरेंशियल वोल्टेज होगा। अगर हम
AV की बात करें तो AV क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। दोस्तों ये पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी देख रखे, लेकिन प्रैक्टिकल पैरामीटर्स देखे थे। आज हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ दोस्तों, we know that to minimize the loading on the input source, the input resistance Ri must be the infinite। अब वो कैसे, अब Ri infinite क्यों होना चाहिए? अगर Ri infinite है तो हम कह सकते हैं हमारा जो सोर्स में से जो हम करंट ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, I, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ IB1 और IB2 दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, और रेजिस्टेंस जैसे ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम पास हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जिनकी वजह से इनपुट सोर्स पे लोडिंग मिनिमाइज हो जाएगा। और अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में हमारा रेजिस्टेंस क्या है, R0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं तो नंबर ऑफ द लोड, और नंबर ऑफ द लोड ही कह सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ द लोड यहाँ पे हम रन कर सकते हैं। तो अब इसके 1 बाय 1 पैरामीटर्स देखते हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, जिसे हम AV से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आइडियली क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। So we can say that the open loop gain of an ideal operational amplifier is denoted by the VAV, and it is the differential voltage gain and its value is ideally infinite। Now दोस्तों अब AV मतलब क्या है, वोल्टेज गेन है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या है, VD है। ठीक है, अब इसको इनफाइनाइट करने के लिए, जैसे कि हम आइडियली क्या है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए इनफाइनाइट, तो यहाँ पे VD आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो AV इक्वल टू V0 बाई VD तभी इनफाइनाइट होगा जब हमारा VD क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं the AV is equal to infinite, the differential voltage VD required to obtain the maximum output voltage will be the negligible। मतलब your VD will be the approximately 0, और V0 हम मैक्सिमम कितना गेन कर सकेंगे, जिसकी वजह से प्लस और माइनस VCC, क्योंकि हमें पता है हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, ड्यूअल सप्लाई वोल्टेज हम देते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ सेकंड इज इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, RI, जिसे हम RI से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। नाउ इनपुट रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट है, तो जैसे हमने फिगर में देख लिया, IB1 और हमारा IB2 दोनों क्या मिक्स होगा, इक्वल टू द 0। सो वी कैन से दैट द इनपुट रेजिस्टेंस RI ऑफ आइडियल operational amplifier is infinite, and due to this the current flowing in the each input terminal will be the 0। ठीक है दोस्तों, and due to the infinite input resistance we can say that almost any source can drive it, and there is the no loading effect of the input resistance on source। ठीक है दोस्तों, थर्ड, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस, जिसे हम R0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अब जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस है, तो हम कह सकते हैं
maximum number of the load can drive. ठीक है दोस्तों. So the output resistance of the ideal operational amplifier is represented by the R0 and its value is 0. Due to the zero output resistance, the ideal operational amplifier can drive the infinite number of the load or the other device. हम ये भी कह सकते हैं. तो दोस्तों पहले हम ये तीनों टर्म वापस देख लेते हैं. इनफाइनाइट वोल्टेज गेन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द एवी, कितना होना चाहिए मैक्सिमम, तो इनफाइनाइट होना चाहिए. अब ये इनफाइनाइट होने के लिए हमारा वीडी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. 0 की वजह से क्या होगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलेगा वो क्या मैक्सिमम प्लस और माइनस वीसीसी. प्लस और माइनस वीसीसी की वजह क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे ड्यूअल सप्लाई वोल्टेज यूज करते हैं और ड्यूअल पावर सप्लाई यूज करते हैं. इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस ही इनफाइनाइट है तो करंट ड्रॉइंग कैपेसिटी क्या होगी, 0 होगी. तो करंट ड्रॉइंग कैपेसिटी 0 है तो IB1 और IB2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और ये दोनों 0 हो जाएगा, जिनकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस की वजह से सोर्स कैन ड्राइव or there is the no loading effect on the source, and zero output resistance which can be represented by the I0 और output resistance कितना होगा, 0 होगा आइडियली, जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं हम कि मैक्सिमम नंबर और द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द अदर डिवाइस कैन ड्राइव यूजिंग द आइडियली ऑपरेशनल एम्पलीफायर. नेक्स्ट इज जीरो ऑफसेट वोल्टेज. अब दोस्तों जीरो ऑफसेट वोल्टेज, अगर आपको आज की जो हम पैरामीटर्स देख रहे हैं इसमें अगर कोई भी टर्म में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में रिप्लाई दे सकूं. और अगर आपको बेहतर तरीके से भी देखना है वापस तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स पैरामीटर का वीडियो बना रखा है जो आप देख सकते हो, जिनमें आपको सारी टर्म्स मिल जाए. लेकिन वो सारी टर्म्स किसके लिए होगी, प्रैक्टिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगी. यहाँ पे मैं ये सारी टर्म डिटेल्स में नहीं समझा रहा हूँ. अब जीरो ऑफसेट वोल्टेज वैसे तो क्या होता है, जीरो ऑफसेट वोल्टेज ये होता है कि प्रैक्टिकली हमें पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के का काम क्या है कि जो हम दो इनपुट देते हैं दोनों के बीच में जो डिफरेंस यहाँ पे जनरेट होता है वो डिफरेंस को एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट में देना होता है. लेकिन अगर हम यहाँ पे जीरो वोल्टेज दे रहे, मतलब दोनों यहाँ पे भी जीरो है यहाँ पे भी जीरो है, फिर भी यहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है क्योंकि दोनों का जीरो है तो एम्पलीफाई भी जीरो होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा, वो क्या मिला, वो क्यों मिला, क्योंकि ड्यू टू द नॉइज और ड्यू टू द मिसमैच पैरामीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यूज होता है. तो जिनकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मिसमैच की वजह से यहाँ पे इनपुट डिफरेंस मिलेगा, तो जिनकी वजह से यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा. अब ये आउटपुट हमें जीरो इनपुट सिग्नल की वजह से मिल रहा है, उसको नलीफाई करने के लिए हम जो वोल्टेज यूज करते हैं विच कैन बी यूज द जीरो ऑफसेट वोल्टेज. ठीक है दोस्तों, तो जीरो ऑफसेट वोल्टेज फॉर आइडियली एम्पलीफायर क्या होना चाहिए, 0. ठीक है. So in practical operational amplifier a small output voltage is present even through both the terminal V1 and V2 will be the 0, but ideally this voltage is 0 for the ideally operational amplifier. That means the output voltage will be the 0 when the input voltage signal is 0. Third, infinite bandwidth.
अब बैंडविड्थ क्या होती है दोस्तों, ये भी मैंने आगे के वीडियो लेक्चर्स में बताया, लेकिन बैंडविड्थ यहाँ पे हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, किस टर्म में कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेंज तक वो एम्पलीफाई करके काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 0 से 50 हर्ट्ज के बीच में ही अगर ये एम्पलीफायर के बीच में ही अगर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क कर रहा है तो इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, 0 to 50 हर्ट्ज। तो आइडियली कितनी होनी चाहिए दोस्तों, इनफाइनाइट होनी चाहिए। आइडियली इनफाइनाइट होगी तभी तो हम यह कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी कैन बी एम्पलीफाइड बाय द operational amplifier. So bandwidth of the ideal operational amplifier is infinite. So it is capable of amplifying the signal having a frequency from 0 to infinite level. ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट infinite CMRR. CMRR मीन्स क्या, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। आइडियली ये क्या होना चाहिए दोस्तों, इनफाइनाइट होना चाहिए। दैट मीन्स द कॉमन मोड गेन इज 0। अब ये कॉमन मोड गेन 0 क्यों है, क्योंकि CMRR का फॉर्मूला क्या है, AV अपॉन AC। AC क्या है, कॉमन मोड गेन है। अगर ये 0 है तभी तो ये इनफाइनाइट होगा ना CMRR। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमन मोड गेन फॉर द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर विल बी द 0। नेक्स्ट स्लीव रेट। स्लीव रेट हमें पता है, यहाँ पे आइडियल एम्पलीफायर के लिए स्लीव रेट क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। और स्लीव रेट को हम किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, एस से। सो द स्लीव रेट ऑफ द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट so that the output voltage changes occur simultaneously while the input voltage changes. Next, PSRR. PSRR क्या है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। पावर सप्लाई दोस्तों, और ये आइडियली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये 0 है, इसका मतलब क्या है, द आउटपुट वोल्टेज डज नॉट चेंज ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द पावर। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसको टेबल के फॉर्म में लिखे सारे पैरामीटर्स तो हम कह सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस आइडियली RI क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। यहाँ पे मैं आइडियल कहता था हूँ। सेकंड, आउटपुट रेजिस्टेंस जिसे हम R0 से रिप्रेजेंट कहते हैं क्या होना चाहिए, 0 ओहम। अगर यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम है। थर्ड, वोल्टेज गेन आइडियली क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। 4, बैंडविड्थ आइडियली क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, जिसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। 5th, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जिसे हम CMRR कहते हैं। आइडियली क्या होना चाहिए, CMRR जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इनफाइनाइट। 6, स्लीव रेट आइडियली क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। 7, ऑफसेट वोल्टेज
क्या होना चाहिए, AOS 0 और PSRR पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए दोस्तों, 0। तो दोस्तों ये टेबल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको 1 मार्क के MCQ इनमें से 1 या 2 तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस R0, ऑफसेट वोल्टेज और PSSR, ये 3 टर्म के अलावा सारे टर्म्स यहाँ पे आपको इनफाइनाइट के फॉर्म में मिलेगी, तो ये याद रखने के लिए इजी पड़ जाएगा। अगर दोस्तों हम इसकी प्रैक्टिकल की बात करें, जो हमने ऑलरेडी देख रखा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एज हाई एज पॉसिबल, यहाँ पे एज स्मॉल एज पॉसिबल, यहाँ पे हम कह सकते हैं एज हाई एज पॉसिबल, अगेन सेम बैंडविड्थ के टर्म में भी एज हाई एज पॉसिबल और एज मैक्सिमम एज पॉसिबल ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी CMRR में भी। और यहाँ पे हम ऑफसेट वोल्टेज क्या होना चाहिए, एज स्मॉल एज और अगर PSR की बात करें तो ये भी क्या होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो दोस्तों ये तो कंपैरिजन भी हम कह सकते हैं कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें हम टेबल के फॉर्म में कंपैरिजन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IC 741 देख लेते हैं। अभी तक हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखा, लेकिन अभी तक हमने पिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा था, तो मैंने सोचा चलो आज के लेक्चर्स में हम पिन कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। तो वैसे तो प्रैक्टिकली हम बात करें तो IC 741 इन 8 पिन पैकेज, 10 पिन पैकेज और 14 पिन पैकेज में भी मिल जाता है। तो लेकिन यहाँ पे हम 8 पिन पैकेज के ही बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफली कॉमन IC 741 8 पिन पैकेज में ही यूज़ होती है। तो अगर इसकी बात करें तो ड्रॉ ही कर देता हूँ जिनसे आपको पता चले। ये अपवर्ड है दोस्तों, ये आपको यह पता होना चाहिए कि ये नोटेशन किसके लिए, अपवर्ड डायरेक्शन से, जहाँ से हम पिन स्टार्ट होती है। दोस्तों इनमें से थोड़ी सी पिन नंबर तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख ली है कौन सी पिन पे कौन सा टर्मिनल है या क्या है। जैसे कि हम कहें आउटपुट टर्मिनल की अगर बात करें तो कहाँ पे होना चाहिए, पिन नंबर 6 पे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जिनमें से 2 नंबर की पिन पे क्या है, हम नेगेटिव इनपुट देते हैं, जिसे हम इन्वर्टिंग टर्मिनल भी कहते हैं। 3 नंबर पे हम क्या देते हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो पॉजिटिव इनपुट सप्लाई। 4 नंबर पे हम क्या देते हैं, नेगेटिव पावर सप्लाई। 5 नंबर क्या है, फ्री है। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर फ्री है, वैसे ही 5 नंबर फ्री है। फ्री तो नहीं है, लेकिन ये ऑफसेट नल, जो हमारा ऑफसेट वोल्टेज है उसको नलीफाई करने के लिए होता है। अगर नेगेटिव टर्म में आपको नलीफाई करना है तो आप फर्स्ट नंबर की पिन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑफसेट नल फॉर नेगेटिव, और फॉर पॉजिटिव हम 5th नंबर की जो पिन है वहाँ पे ऑफसेट नल यूज़ करते हैं। 6 नंबर पे हमें पता है वी यूज़ द
आउटपुट 7 नंबर की पिन किसके लिए होती है, प्लस वीसीसी पावर सप्लाई के लिए, और 8 नंबर की पिन है वो डमी पिन है, मतलब उसको कहीं पे भी हम कनेक्ट नहीं करते, तो नो कनेक्शन हम ये भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द IC741। GTU एग्ज़ाम और बहुत सारे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नंबर पिन पे कौन सा नंबर टर्मिनल हम और क्या फेड करते। तो दोस्तों ये याद रखना आपके जिम्मेदारी है, तो प्लीज़ इसको एक बार रिमेंबर या मेमोराइज कर लीजिएगा। अब दोस्तों हमने आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आज देखा है, तो साथ में ही वैसे आज के लेक्चर्स में वोल्टेज ट्रांसफ़र कैपेसिटी को इंक्लूड करना नहीं था, लेकिन मैं कर लेता हूँ क्योंकि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमने डिस्कस किया, तो हम आइडियली ट्रांसफ़र कैपेसिटी ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है दोस्तों, तो आइडियली यहाँ पे हम वोल्टेज ट्रांसफ़र कैपेसिटी ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ पे मैं y एक्सिस पे आउटपुट वोल्टेज V0 प्लॉट करूँगा और x एक्सिस पे V इन मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल वोल्टेज में प्लॉट करूँगा। तो ये तो होगी, यहाँ पे मेरा नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज है, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव V सैचुरेशन है। दोस्तों मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। तो ये हो गई आइडियल वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक फॉर वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो दोस्तों यहाँ पे फिगर से हम कह सकते हैं 0 वोल्टेज है, मतलब इनपुट हमारा 0 है तो आउटपुट हमारा क्या है, 0 है। अगर नेगेटिव हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं तो हमें मैक्सिमम वी सैचुरेशन, आइडियली बात करें आइडियली क्या कितना मिलेगा, मैक्सिमम माइनस वी सैचुरेशन आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं 0 से ज़्यादा, तो हमें मैक्सिमम जो वोल्टेज होगा वी सैचुरेशन वो मिलेगा। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, तो गेन, तो हमने वोल्टेज गेन के आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर जो गेन है वो क्या है, इक्वल टू इन्फिनिटी, जहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था वी डी इक्वल टू 0 होगा तो 0 मिल जाएगा। अगर वी डी में डिफरेंस आएगा तो प्लस और माइनस वी सी सी मिल रहा है, तो ये यही दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली भी देख लेते दोस्तों। वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो थी आइडियली, और ये अब हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सेम y एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ, V0 ले रहा हूँ, और x एक्सिस पे मैं VD ले रहा हूँ। ये पॉइंट हो गया हमारा प्लस VCC सैचुरेशन, और ये पॉइंट हो गया हमारा माइनस V सैचुरेशन।
अगर मैं इसे 0 पॉइंट कह दूँ तो ये हो जाएगा मेरा B पॉइंट और ये हो जाएगा मेरा A पॉइंट। यहाँ पे भी हमारा क्या है, V0 इज इक्वल टू AV क्रॉस VD। अब प्रैक्टिकली हम बात करें तो प्रैक्टिकली क्या है, अगर मैं मान के चलो कि V सैचुरेशन मेरा क्या है प्लस और माइनस 12 वोल्ट है। सो द ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ द प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज नियरली अबाउट 2 क्रॉस 10⁵। तो दोस्तों ये तो हो गई वोल्टेज ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ द प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही हम इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए, अब तो थोड़े पोर्शन के लिए कि अप टू द सम वोल्टेज वी कैन से दैट हियर अप टू द पॉइंट B it will be the increase with linearly with your input voltage, and after the point B it will be the constant, or we can say that it will be the maximum voltage which is equal to the plus VCC saturation। Similarly अगर हम नेगेटिव पोर्शन की बात करें तो नेगेटिव में भी linearly इंक्रीज होगा अप टू द माइनस V saturation, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वो रहेगा। तो दोस्तों ये कैरेक्टरिस्टिक से हम ये भी कह सकते हैं द ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ द ऑपरेशनल प्रैक्टिकल एम्पलीफायर इज नियर अबाउट 2 क्रॉस 10⁵ होता है। ये प्रैक्टिकली होता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि मैक्सिमम हमारा प्लस VCC सैचुरेशन कितना है, 12 वोल्ट है, तो यहाँ से 12 वोल्ट क्या है हमारा प्लस और माइनस V सैचुरेशन और V आउट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका गेन कितना है, AV 2 क्रॉस 10⁵ और प्लस और माइनस V सैचुरेशन, तो VD कितना होना चाहिए हमारा V0 बाई AV। V0 कितना है यहाँ पे मैक्सिमम 12 वोल्ट है और ये क्या है 2 क्रॉस 10⁵ है, तो 2 6 6 और ये ऊपर हो जाएगा तो 10⁻⁻⁵। तो हम ये कह सकते हैं 60 माइक्रोवोल्ट, जो बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों VD। तो माइनर डिफरेंस भी अगर मिलेगा तो आपको थोड़े टाइम के लिए ये माइनरली इंक्रीज होता रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी अप टू द A पॉइंट ये लीनियरली इंक्रीज होगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिटवीन पॉइंट A एंड B द प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैव द लीनियर curve and then after it will be the constant। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, द पैरामीटर ऑफ द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, देन द comparison between ideal operational amplifier and the practical operational amplifiers parameter, and then after हमने वोल्टेज ट्रांसफर कैपेसिटीज ऑफ द आइडियल एंड द प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आपको आज के लेक्चर्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके कमेंट में के रिप्लाई में ही आपका डाउट सोल्व कर दूंगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स की अपडेट रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।